किसी भी ज़बान को किसी एक मज़हब से मुंसलिक नहीं किया जा सकता, और उर्दू कभी भी सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं रही। इस ज़बान ने कई गैर मुस्लिम शोरा और अदीब पैदा किए, जिन पर उर्दू अदब को हमेशा फ़ख्र रहेगा। रघुपति सहाय, फराग गोरखपुरी उन मुमताज़ शोराओं में से हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। चंद्रशेखर, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इन नामों से भला कौन वाकिफ नहीं है, जिन्होंने उर्दू अदब की काफ़ी खिदमत की। उर्दू अदब के साथ साथ मजहबी और रूहानी धाराओं का एक ही सरचश्मा है, जिसकी मिसाल कश्मीर है। ज़मीन पर जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर इस हवाले से भी मशहूर है कि यहाँ पर बाकी मकामात के मुकाबले सबसे ज़्यादा सूफ़ी बुजुर्ग पैदा हुए। इतना ही नहीं, उनमें से अक्सर की ज़ियारत गाहें भी बनवाई गईं। इस मनासबत से इसे सूफियों की सरजमीन या रेशावारी कहा जाता है। यहाँ पर बेशुमार औलिया इकराम के मकबरे मौजूद हैं, जिनके पास बैठकर इंसान पर एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है और वो खुदा की कुर्बत महसूस करता है। ये इबादतगाहें हिंदू मुसलमान दोनों की हैं, जिन पर ज़ायरीन हाज़री देने आते हैं। कश्मीर इस हवाले से मशहूर है कि यहाँ बाकी मकामात के मुकाबले सबसे ज्यादा सूफी बुजुर्ग पैदा हुए। इतना ही नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर की ज़ियारतगाहें भी बनवाई गई हैं। इस मुनासबत से इसे सूफियों की सरजमीन कहा जाता है। कश्मीर को बेशुमार खानकाहों और इबादतगाहों की सूरत में मजहबी दौलत अता हुई है। मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़ाती अकायद से बालातर होकर इनकी ताज़ीम करते हैं। यहाँ बेशुमार औलियाए कराम के मकबरे हैं, जिनके पास बैठकर इंसान पर अजीब रूहानी कैफियत तारी हो जाती है और वो खुदा की कुर्बत महसूस करता है। इन सूफी बुजुर्गों के मसलके मोहब्बत की रंगीन दास्तान याद आते ही हमारा जहन कश्मीर के सदियों पुराने मजहबे इश्क यानी रिशियत की तरफ जाता है। इस सिलसिले की जड़ें यहाँ की तमद्दुनी तारीख के इब्तिदाई अय्याम तक पहुँच जाती हैं। कश्मीर की ज़ियारतगाहें इसी वजह से हमारी मुश्तरका मिरास है। कश्मीर की कई खानकाहों और ज़ियारतगाहों को ये अहमियत हासिल है कि ये इबादतगाहें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की हैं और यहाँ हज़ारों ज़ायरीन बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत हाज़री देने आते हैं। इनमें से कई मशहूर आलम हैं, जिनमें अमलदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह वस्ती एशिया से कश्मीर आए।
कहा जाता है कि इनके साथ 700 सादात भी थे। हजरत सैयद अली हमदानी एक ईरानी सूफी बुजुर्ग थे जिनका ताल्लुक सिलसिला करवी से था। आप एक आला पाए के आलिम थे और आपने कश्मीर में इस्लाम की तबलीग के हवाले से काफी काम भी किया है। शेखुल आलम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने आलिया कश्मीर के मिले जुले तमद्दुन की दिलचस्प मिसाल पेश करता है। यहां न सिर्फ मुसलमान बल्कि कश्मीरी पंडित भी हाजत रवाई के लिए हाजिरी देते हैं। शेखुल आलम ने अपनी सारी जिंदगी इंतहाई सादा तरीके से गुजारी। आप उस समाज के मुतमन्नी थे जिसकी बुनियाद मुसावात और अखलाकी कदरों पर मबनी है। इन्होंने शायरी के जरिए भी समाजी इस्लाह की कोशिश की और ये नूरनामा किताब की शक्ल में आज भी दस्तयाब है। शेखुल आलम का इंतकाल चरारे शरीफ में सन 1438 ईस्वी को हुआ। हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा हरी पर्वत के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। यहाँ भी मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हाज़िरी के लिए आते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ मखदूम साहब ने अपनी जिंदगी न सिर्फ इबादत में गुजारी बल्कि समाजी इस्लाह के लिए भी काफी मेहनत की। दस्तगीर साहब का आस्ताने आलिया खानियार श्रीनगर में वाक़ है जो हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के साथ मंसूब है। यहाँ पर भी मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हाज़िरी देने के लिए आते हैं। आज भी अगर आप वादी कश्मीर के किसी भी गांव या कस्बे में जाएं, तो कोई ना कोई ज़ियारतगाह आप जरूर पाएंगे। सूफियों की सरजमीन का खिताब इसीलिए तो कश्मीर को मिला है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। 1920 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आज इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत से आलमी शोहरत हासिल है। सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज की बुनियाद रखते हुए कहा था कि मैं हिंदुस्तानियों की ऐसी तालीम चाहता हूँ कि इसके ज़रिए उनको उनके हुकूक हासिल होने की कुदरत हो जाए। तालीम को फ़रोग़ देने में सर सैयद अहमद खान का रोल सुनहरी हरफों में लिखने के काबिल है। इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। आइए देखते हैं इस हमा पहलू अजीम शख्सियत का एक मुख्तसर सा खाका। उन्नीसवीं सदी के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद खान गो के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से मारूफ हैं, मगर इनका जिक्र एक दूरअंदेश जदीद मुफक्किर
और माहिर तालीम के साथ साथ चश्म बीना रखने वाले दर्दमंद इस्लाहकार की हैसियत से हमेशा होता रहेगा। सर सैयद के खिदमात मुसलमानों में जदीद तालीम को आम करके उनके फिक्र व अमल में तब्दीली लाने के सिलसिले में काबिल तहसीन रही हैं। मुल्क व कौम की तरक्की व तालीमी आसूदगी उनकी अव्वलीन तरजीह रही। उर्दू अदब हो या उर्दू अदब की तसानीफ़ हो, उन तसानीफ़ का एक ख़ास अंदाज़ था जिसमें तसन्नुफ़ था, तकल्लुफ़ था, बल्कि यूँ कही कि आउर्द था। तो ये जो सहाफ़त की ज़ुबान थी या तसनीफ़ व तहक़ीक़ की ज़ुबान थी, जो तसन्नुफ़ आमेज़ थी, तो उस तसन्नुफ़ से, तकल्लुफ़ से निकालने का जो काम सर सैयद ने किया है, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई मिसाल पूरी उर्दू तारीख़ में नहीं मिलती है। सर सैयद ने उस वक्त जदीद तालीम को फ़रोग़ देने का बीड़ा उठाया जब पूरे भारत में तालीमी पसमानदगी थी और मुसलमानों में ख़ास तौर से अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के ख़िलाफ़ मानदाना जज्बात थे। अपने ज़माने में इन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान के अलावा वक्त की जदीद तालीम के फैलाव के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, जिसमें अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में तालीम मामलात के जराइद और मक़ालात छपते थे। बाद में मुसलमानों की इस्लाह अहवाल के लिए तहज़ीबुल अखलाक सोशल रिफॉर्म्स जरीदे शाये किए। सन 1875 में अलीगढ़ ही में एक मुस्लिम स्कूल खोला जो बाद में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। इसी के बतन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वजूद अमल में आया। सर सैयद अहमद खान एक गैर मामूली कलमकार थे, जिनके कलम से 23 साल की उम्र ही से कई मशहूर किताबों की तसनीफ हुई। आसार सनादीद 1847 में शाये हुई, जो मुसलमानों के 800 साला दौरे इक़्तिदार के दौरान दिल्ली की बेशुमार तारीख़ी आसार क़दीमा पर मुश्तमिल है। सर सैयद बहुत कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं लिखते थे, वो बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही मुदल्लल और बहुत ही मुहक्कक किस्म की चीज़ पेश करते थे और बिल्कुल नई होती थी। दिल्ली के बाशिंदों पर 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम पर 1859 में एक शानदार किताब लिखी। इसके अलावा द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और तहज़ीबुल अखलाक जैसे शोहराए आफाक जरीदे भी इन्हीं के ज़हन व कलम के करिश्मे हैं। सर सैयद अहमद खान के अजीम कारनामों में अलीगढ़ तहरीक सर फहरिस्त है, जिससे न सिर्फ तालीम को फ़रोग़ हासिल हुआ बल्कि लोग तालीम के नूर से बाइख्तियार भी बन गए। सर सैयद अहमद खान की तालीमी और फ़िक्री एतबारियत आज भी कायम व दायम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अतराफ व अकनाफ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सर सैयद का मिशन एक कामयाबी की नई मंजिलों से हमकिनार हो रहा है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही आसूदा खाक हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में सर सैयद का ये यादगारी म्यूजियम हमारे इस अजीम सपूत को हमेशा के लिए जिंदा व जावेद बनाने का आईनादार है। नाज़रीन, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भारत में 26 इक़्साम की बिरयानी पाई जाती है, या ये
कि बिरयानी फारसी लफ्ज़ बिरयान से निकला है, जिसके मानी पकाने से पहले तलने के है। इसे नवाबों और निज़ामों की डिश गर्दाना जाता था। ख्याल किया जाता है कि बिरयानी को भारत में लाने वाले तैमूर थे, लेकिन इसकी मुख्तलिफ किस्मों को और लोगों से भी मंसूब किया जाता है। बिरयानी की एक किस्म मुग़लों के ज़रिए ईरान से भारत आई और इनके दौरे हुकूमत में बिरयानी ने हैदराबाद, लखनऊ वगैरह शहरों में अपनी जड़ पकड़ ली। आइए हम भी बिरयानी से मुतालिक मीठी मीठी सी जानकारी हासिल करते हैं। मसालों में डुबोया हुआ गोश्त, तह दर तह भिगोए गए चावलों के साथ बिरयानी। भारत में इसको लाने वाले गैर मुल्की खानदानों और हुक्मरानों के दौरे हुकूमत से ज्यादा देरपा साबित हुई। बड़ी बड़ी देगचों में मसाला मिला गोश्त और कम उबले चावल बिछाकर दम पर रख दिए जाते हैं। जब भीनी भीनी खुशबू आप महसूस करने लगें, अब ढक्कन ऊपर उठाएं, बिरयानी तैयार है। बिरयानी बनाने और खाने के लिए दिल्ली में मुख्तलिफ रेस्तरां और जगहें मारूफ हैं। पुराने किले के पास सूफी आस्ताने मठ के पीर के उक़ब में बाबू खान की बिरयानी दूर दूर तक मशहूर है। बिरयानी के शायकीन यहाँ पर ज़ौक़ व शौक़ के साथ आते हैं और इस रिवायती पकवान को तैयार करने वाले इन हुनरमंद हाथों की दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। मुग़ल शाही बावर्ची खानों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इन फनकारों ने बिरयानी के उस फन को जिला बख्शी है। बिरयानी निज़ामों और नवाबों का पसंदीदा पकवान माना तो जाता है, लेकिन आज भारत की हर बिरादरी की बिरयानी की अपनी किस्म मौजूद है। लिहाजा ये कोई अजूबा नहीं कि भारत में बिरयानी की 26 किस्में हैं। ख्याल किया जाता है कि बिरयानी को भारत में तैमूर लेकर आया, लेकिन इसकी मुख्तलिफ किस्मों को और लोगों से भी मंसूब किया जाता है। बिरयानी की एक किस्म मुगलों के जरिए ईरान से भारत आई। इनके दौरे हुकूमत में बिरयानी ने लखनऊ, हैदराबाद वगैरह शहरों में जड़ पकड़ ली। शुमाली मगरबी इलाकों में मैमूनी बिरयानी मसाला जात से पुर लेकिन काफी लजीज और खुशबूदार होती है। तुर्की पुलाव और ईरानी बिरयानी भी है, जिनका अपना मुनफरिद जायका और खुशबू है। कश्मीरी भुना गोश्त की बिरयानी और कश्मीरी कच्चे गोश्त की बिरयानी शुमाली हिंदुस्तान की इस रियासत को मुगलों की देन है। लखनऊ की बिरयानी भारत के मशरकी इलाके पर मुगल हुक्मरानी की दास्तान है। लिहाजा ये कोई अजूबा नहीं कि भारत में बिरयानी की 30 किस्में हैं, क्योंकि सिर्फ हैदराबादी बिरयानी की कई इक़साम हैं। बिरयानी की हर जगह दस्तयाबी से ये हमारी कौमी मीरास बन चुकी है। ख्वाहिशों हसरतों से भरी चूड़ियाँ तेरी, लाल पीली हरी चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत अब और कहाँ हैं, शाहजहां के महल सी तेरी चूड़ियाँ। भारत की उरूसी अशियाँ, चूड़ियाँ, कंगन, कड़े वगैरह काफ़ी मिकदार में अवामी मसरूफ़ के लिए तैयार की जाने लगी हैं।
भारत में तैयार की जाने वाली चूड़ियों को बाजारों में काफी ऊंचे दामों में बेचा जाता है, क्योंकि ये खरीदार खवातीन का दिल मोह लेती हैं। वो दाम की जगह चूड़ियों की दीदा ज़ैबी पर फरिश्ता हो जाती हैं। औरतों के लिबास में चूड़ियां अपना एक खास मकाम रखती हैं। चाहे मौका कोई भी हो, पहनावे के साथ चूड़ियों का हमरंग होना एक निस्वानी ख्वाहिश और रीत है जो बर्रे सगीर में खास तौर से एक मुद्दत से चली आ रही है। सुहागनों के लिए ही नहीं बल्कि शादी ब्याह के मौकों पर खवातीन के लिए मखसूस चूड़ियों का होना खुशी के मौके का हुस्न दोबाला कर देता है। आज फिरोजाबाद सुहाग नगरी की हैसियत से काफी मशहूर है। यहाँ सुहागनों या ब्याही औरतों की जरूरत का हर सामान मिलता है, जैसे चूड़ियां, कड़े, कंगन वगैरह। फिरोजाबाद दुनिया में कांच की चूड़ियां बनाने का सबसे बड़ा मरकज है। यहाँ का सदर बाजार चूड़ियों की दुकानों के लिए बेहद मशहूर है। चूड़ियां बनाने के लिए मकामी तौर पर तैयार की गई मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों में रिवायती कोयले की जगह कुदरती गैस का इस्तेमाल होता है। गैस पर चलने वाली मशीनें शीशे को आंच देने में काफी मौसर हैं। आमतौर पर लाख और कांच की चूड़ियों की सबसे ज्यादा मांग है। लाख एक तरह की मिट्टी है और इससे तैयार शुदा चूड़ियां काफी फुटक होती हैं। पीतल और चांदी के फ्रेम वाली चूड़ियां शादी ब्याह के सिलसिले में काफी मशहूर हैं और इनकी काफी मांग भी है। भारत चूड़ियां बेचने की सबसे बड़ी मंडी है। यहां तैयार की गई चूड़ियों को दुनिया के मुख्तलिफ बाजारों में काफी ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, क्योंकि ये खरीदारों का दिल मोह लेती हैं। वो दाम की जगह चूड़ियों की दीदा ज़ेबी पर फरेफ्ता होते हैं। फिरोजाबाद में तकरीबन कई सौ दुकानों में सिर्फ चूड़ियां ही बेची जाती हैं। यहां पर चूड़ियों की कीमत 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए की जोड़ा तक है। आमतौर पर यहां रोजाना 30 लाख रुपए की चूड़ियां बेची जाती हैं। इसके अलावा बरामद की जाने वाली चूड़ियों की आमदन है। यहाँ पर तकरीबन मुतअद्दिद वर्कशॉप हैं, जहाँ हजारों कारीगर काम करते हैं।
पिछले 10 साल में चूड़ियों की दुकानों पर काम करने वाले अफराद की तादाद हजारों तक पहुंच चुकी है। ये मार्केट इतना फायदा बख्श है कि पेशे वाराना असनाद हासिल करने वाले लोग भी इस घरेलू कारोबार में शामिल हो रहे हैं। कलाई ढूंढ ही लेंगी हमारी चूड़ियाँ, बहुत खूबसूरत हैं कांच की ये चूड़ियाँ। आमतौर पर लाख और कांच की चूड़ियों की मांग ज्यादा होती है। आज के इस प्रोग्राम में चूड़ियों की खनक बस इतनी ही। भारत की सकाफती और तहजीबी मिरास का ये सफर अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।